गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग का टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हमारे एग्जाम में कोई भी बोर्ड हो, हमारे एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो 4 मार्क्स रिवैल्यूएशन पर ही मिलते हैं। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तीनों चैप्टर में ये अकाउंट कॉमन है, आपको मिलना शुरू हो जाएगा हर क्वेश्चन में। और आप एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हो तो रिवैल्यूएशन के 4 मार्क्स 10 से तो होते ही हैं। अगर ये गलत होता है तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट भी गलत हो जाती है। तो पूरा क्वेश्चन सही हो जाए इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो गया। और 10 में से 4 मार्क्स केवल इसमें मिलते हैं। अगर सिंपल क्वेश्चन अलग से आ गए, सिंगल केवल प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो 5 मार्क्स के, इसलिए भी इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। आप किसी भी किराए का मकान अगर लेने जाते हैं तो मकान मालिक पहले पूरा मकान आपको घुमाएगा, जितना आप रेंट पे लेने वाले हो उसको पूरा घुमाएगा, दिखाएगा। पंखा चल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है, सैनिटरीज की फिटिंग, किचन में क्या फिटिंग है, मार्बल लगा है, मोज़ेक है, वॉल पेंटिंग, सब कुछ। क्योंकि जब आप मकान छोड़कर जाओगे एज इट इज उसको वैसे ही हैंड ओवर करोगे जैसा उसने तुमको, इसीलिए वो तुमको दिखा रहा है। ठीक वैसे ही जब एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं और एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो ये अपने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को अपडेट करते हैं, न्यू पार्टनर को दिखाते हैं। अपडेट करेंगे लास्ट बैलेंस शीट से। अब हमारी बैलेंस शीट की पोजीशन क्या है, अब हमारे एसेट लायबिलिटीज की पोजीशन क्या है। शायद इनका जो एसेट्स है इंक्रीज हो गया हो पहले से। मान लो इन्होंने एक मोटर कार खरीदी हो 2 लाख रुपए की और आज उसकी वैल्यू 1,40,000 हो गई हो, तो नए वाले को बताएंगे ना कि देखो भाई इसकी वैल्यू आज की डेट में 1,40,000 है। मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग खरीदी होगी 5 लाख की, आज उसकी वैल्यू 6 लाख हो गई, तो बताएंगे उसको देखो इसकी वैल्यू अब 6 लाख हो गई है। तो लेटेस्ट वैल्यू अपडेट करना एग्जिस्टिंग पार्टनर का काम है न्यू पार्टनर के लिए, क्योंकि उसको कैसे पता होगा आज के दिन हमारे इस फर्म में जो भी एसेट्स और जो भी लायबिलिटीज है उसकी वैल्यू कितनी कितनी है। अब उस वैल्यू को अपडेट करने में एसेट्स हो या लायबिलिटीज हो, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। या लायबिलिटीज की बात कर लो तो उसकी वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। अगर तुम्हारा एसेट्स आज वैल्यू बढ़ गई तुम्हारे लिए तो भैया फायदा है, लेकिन अगर उसकी वैल्यू कम हो गई तो मेरे लिए लॉस है। अगर हमारे लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, तो मेरे लिए लॉस है। और अगर हमारी लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो गई तो हमारे लिए प्रॉफिट है। जैसे तुमने बैंक से लोन ले रखा 1 लाख रुपए का और लोन की वैल्यू हो गई 1,20,000 रुपए, इंटरेस्ट लग गया तो आपको 20,000 और देना पड़ेगा। तो आज के डेट में तो उसकी वैल्यू जो भी बढ़ गई लॉस हो गया। मान लो तुमको किसी को 50,000 रुपए देना है, कोई तुम्हारा क्रेडिटर है और अब उसने 5,000 रुपए का डिस्काउंट कर दिया आज के डेट में, जब तुम न्यू पार्टनर को अपनी सारी वैल्यू अपडेट कर रहे थे। अब 45,000 हो गया तो 5,000 उसकी वैल्यू कम हो गई, तो आपकी लायबिलिटी 5,000 कम हो गई, तो आपके लिए प्रॉफिट हो गया। इसकी थियरी यानी कि डेफिनेशन, इसका फॉर्मेट, इसकी जनरल एंट्री आपकी कॉपी पे है। फिर भी हम छोटा सा एक फॉर्मेट ट्रिक से बताते हैं। जब तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हो, क्योंकि जब हम एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को अपडेट करते हैं तो जितनी भी वैल्यू इंक्रीज हुई हो या डिक्रीज हुई हो, इसके बेस पर हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये फाइंड आउट करने के लिए हम जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसे ही रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। अगर आपको लॉस होता है तो नॉमिनल का लॉस है, नॉमिनल का रूल है ऑल लॉसेस आर डेबिटेड और आज ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट आर क्रेडिटेड।
तो अगर आपको लॉस होता हो तो लॉस कब होगा आपको, जब एसेट्स और लायबिलिटीज, तो जब लायबिलिटीज आपकी बढ़ेगी या एसेट्स आपका कम होगा तो लॉस होगा, और जब आपका एसेट्स बढ़ जाए तो फायदा होगा, और जब आपकी लायबिलिटीज कम हो जाए तब भी फायदा होगा, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे ये एंट्री होगी, जब रिवैल्यूएशन बनेगा यानी लेजर बनेगा तब ये एंट्री होगी, लेकिन जब हम मतलब ये पोस्ट पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए आप भी। Pass journal entry to record the following transaction on the admission of new partner. Land and building under value 2 lakhs. Stock is overvalued 20%. Book value of stock 60,000. Provision to be made for compensation 20,000 to an ex-employee. Sundry debtors appeared in the books 1,50,000. They are estimated produce not more than 1,30,000. Creditors include an amount 10,000 receive as commission. Next point है a bills of exchange 40,000 which was previously discounted with the banker was dishonored on 31st March but no entry has been passed for it. इसका मतलब इसका रिवैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी एंट्री तो बनेगी, हम लोग बनाएंगे। वैल्यू ऑफ मशीनरीज टू बी डिक्रीज 1,20,000, बुक वैल्यू 2 lakhs, वैल्यू ऑफ मशीनरीज टू बी डिक्रीज बाई 1,20,000, बुक वैल्यू 2 lakhs। ध्यान दीजिएगा डिक्रीज के बाद 2 लिखा है, यहाँ पे बाई लिखा है, सॉल्व करते समय हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सपेंस और रिवैल्यूएशन अमाउंट टू 8,000 हैव बीन पेड बाई पार्टनर एक्स। आइए इसमें इन्होंने कहा एंट्री बनाने के लिए थोड़ी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड हो रहा है। अंडर वैल्यूड हो नहीं रहा है, इनकी बैलेंस शीट में अंडर वैल्यूड था 2 लाख रुपए से कम लिख दिए थे, अब उसकी 2 लाख रुपए वैल्यू बढ़ गई। अभी आपको बताया भी है जब एसेट्स हमारा बढ़ेगा तो डेबिट होता है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 2 lakhs। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 20%, यानी स्टॉक की वैल्यू 20% जो बैलेंस शीट में है वो ज्यादा है। आज के डेट से हमने जब अपडेट किया अपने स्टॉक को तो मैंने देखा कि हमारी जो लास्ट इंफॉर्मेशन थी उसमें उसकी वैल्यू 20% ज्यादा है, और आपको बता रहा है कि स्टॉक की वैल्यू इस समय बैलेंस शीट में लिखी हुई है 60,000, यानी 20% बढ़ने के बाद है। तो कितना बढ़ गया है, हमें उतना कम करना पड़ेगा। 60,000 वैल्यू इस समय हो गई है, तो कितना रुपया ये ज्यादा है, 120, यानी 100 में जितना परसेंट ओवर वैल्यूड है तो 20% है, 100 + 20। इसको सॉल्व करोगे 50,000 आएगा। इसका मतलब हो गया कि जो बुक वैल्यू 60,000 इस समय दिखाया जा रहा है, रियल वैल्यू 50,000 है, उसकी 10,000 रुपये आपका स्टॉक का वैल्यू कम हो गया। जब एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करेंगे। हमारा लॉस हो रहा है, एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। थर्ड नंबर, सन्डी डेटर्स प्रोविजन टू बी मेड फॉर कंपनसेशन 20,000 टू एन एक्स एम्प्लॉई। ये कह रहे हैं कि 20,000 रुपए का कोई लायबिलिटी बढ़ गई, प्रोविजन करना पड़ गया एम्प्लॉय के लिए, और जब आपकी लायबिलिटी बढ़ती है तो आपके लिए इंक्रीज होती है तो आपके लिए लॉस होता है। लॉस होगा तो आपकी जब लायबिलिटी बढ़ेगी, आपका जब लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन।
20,000। पॉइंट नंबर 4, sundry debtors appeared in the books of 150, they are estimated to produce not more than 1,30,000। वो ये कह रहे हैं कि आपको जो क्रेडिटर्स जो आपको डेटर से 1,50,000 मिलने वाला है, अब उसमें 1,30,000 मिलेगा, 20,000 रुपये आपको नहीं मिलेगा। तो जो पैसे नहीं मिलने वाले होते हैं, बैड डेट्स होते हैं, डाउटफुल होते हैं, हम उसे बीबीडी कहते हैं। तो आपका डेटर तो एसेट्स होता है और एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, तो जब एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। यानी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए तो डेबिट और एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए तो क्रेडिट। जर्नल एंट्री के लिए लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो जाए तो क्रेडिट और इसकी वैल्यू बढ़ जाए तो डेबिट। सॉरी, हाँ ठीक है। थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, कुछ हम ऊपर लिख के बता रहे थे आपको, दिखा दें आपको। चलिए कोई बात नहीं। पॉइंट नंबर 4, तो 20,000 रुपए आपके वैल्यू कम हो गए। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीबीटी। तुम्हारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है, डेबिट। तुम्हारे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है, क्रेडिट। तुम्हारी लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो क्रेडिट। तो अगर आपकी लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो क्या, अगर आप यहां पे देख लो, अगर आपके एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो क्या करोगे, डेबिट, और अगर कम हो जाए तो क्रेडिट। अगर आपके लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो जाती है तो डेबिट करते हो और इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हो। जर्नल एंट्री बनाते समय आप इसी फार्मूले को रखोगे ध्यान में तो बन जाएगा। एसेट्स इंक्रीज हुआ, डेबिट। एसेट डिक्रीज हुआ, देखो यहां डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट। लायबिलिटीज इंक्रीज हुई है तो क्रेडिट। देखिए यहां पे एक लायबिलिटी अभी आई है तो क्रेडिट हुआ है, तो 20,000 रुपए क्रेडिट हो गया। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 5, तो पहला हमको मिटाना पड़ेगा। देखो लिखा है, क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट 10,000 रिसीव एज कमीशन। यानी आपका जो क्रेडिटर है उसमें 10,000 रुपए कोई आपके कमीशन के थे, वो भी शामिल है। वो तो आपका फायदा है। आपकी क्रेडिटर यानी आपकी लायबिलिटी 10,000 रुपए से कम हो गई, और जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। पॉइंट नंबर 6, हालांकि वो रिवैल्यूएशन से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज था 40,000 रुपए का, जो कि डिसऑनर हो गया और 31 मार्च को पता चला, और उन्होंने इसकी एंट्री 31 मार्च तक कुछ भी नहीं बनाई थी। आप तो 3 कॉलम कैश बुक भी पढ़े हो। जब चेक डिसऑनर होता है तो सन्डी डेटर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिल्कुल 3 कॉलम कैश बुक में जब चेक डिसऑनर होता है वही चीज है। ये रिवैल्यूएशन से जुड़ा हुआ टॉपिक नहीं है, इन्होंने पूछा है तो हम लोग इसको भी सॉल्व कर दे रहे हैं। लिखा है, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी इंक्रीज टू 1,20,000, बुक वैल्यू 2 लाख। आपसे कह रहे हैं कि जो एसेट्स, जो मशीनरी की वैल्यू 2 लाख रुपए है बैलेंस शीट में, वो इंक्रीज होकर के डिक्रीज होकर के अब 1,20,000 रुपए हो गई।
तो आपकी मशीन की वैल्यू 80,000 रुपये कम हो गई। और जब मशीन की वैल्यू कम होगी यानी एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो आप उसे क्रेडिट करेंगे। तो आपकी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 80,000। लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी इंक्रीज बाई 1,20,000 और बुक वैल्यू है बैलेंस शीट। बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू होती है, बुक वैल्यू है 2 लाख। यहां लिखा था डिक्रीज टू 1,20,000 यानी कि जो वैल्यू 2 लाख रुपए थी वो घट करके 1,20,000 रुपए हो गई। यहां लिखा है कि जो बुक वैल्यू 2 लाख रुपए थी उसमें 1,20,000 रुपए कम हो गया। 2 का मतलब इतना घटकर हो गया, यानी कि 2 लाख था घटकर 1,20,000 हो गया। तो कितना कम हुआ? 180। यहाँ पे क्या रहा है? 1,20,000 रुपए से और घट गया, नहीं बी वाई बाई का मतलब से, और 2 का मतलब तो बाई यहां लिखा है, बाई इतने से घट गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। यानी कि यहां लिखा था 2 यानी 1,20,000 तक हो गया तो डिफरेंस निकालना पड़ा। यहां लिखा है से यानी 2 लाख से 1,20,000 से कम हो गया। तो जितना वैल्यू डिक्रीज होता है, कितनी वैल्यू इंक्रीज होती है, वही वैल्यू हम रीवैल्यूएशन की एंट्रियों में शो करते हैं। अब आपके पॉइंट नंबर 9 देखिए, लिखा है एक्सपेंस ऑन रीवैल्यूएशन अमाउंटिंग ₹8,000 हैव बीन पेड बाई पार्टनर। 8,000 रुपए का रीवैल्यूएशन पे जो एक्सपेंस हुआ, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं एसेट लायबिलिटीज की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, तो किसी पार्टनर ने पेमेंट किया। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। ये एंट्री किस बेस पे बन गई? यहाँ पे कोई भी इंक्रीज डिक्रीज कोई एसेट्स तो है नहीं, कोई लायबिलिटीज तो है नहीं, तो कैसे हो गया ये समझ लीजिए। कोई पार्टनर अगर अपने पास से एक्सपेंस खर्च करता है तो हम बाद में फर्म उसको बाद में पे कर देती है, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देती है, तो क्रेडिट कर दिया गया। बच्चों ये पूरी एंट्री थी आपकी रीवैल्यूएशन की, इससे रिलेटेड आप समझ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जब लेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन फुल क्वेश्चन, वहां पे सारी बातें एक साथ इंक्लूड हो जाएंगी। तो आप इस क्वेश्चन को रिवाइज करिएगा, इसकी एंट्री देखिएगा और हमेशा याद करिएगा, समझिएगा कि जब एसेट्स इंक्रीज होता है, जब एसेट बढ़ता है, तो जनरल का रूल है कि हम उसे डेबिट करते हैं। आपने लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट देखा। जब एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है हम उसे क्रेडिट करते हैं, जैसे आपने स्टॉक में देखा सेकंड नंबर। ऐसे ही जब लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, उल्टा होता है। तो आपने देखा वो प्रोविजन फॉर कंपनसेशन वाले में क्रेडिट किया गया। और जब लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो जाती है, जैसे एक वैल्यू कम हो गई थी क्रेडिटर वाली 10,000 रुपए की, तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको ध्यान में रखोगे। एसेट्स प्लस तो डेबिट, लायबिलिटीज माइनस तो डेबिट। और एसेट्स माइनस लायबिलिटीज प्लस तो क्रेडिट। इसी के बेस पे ये सारे जर्नल बनाए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है।